से ज्यादा नमस्कार, मैं रोहित रंजन और डीएनए के दिवाली विशेषांक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोगों के लिए दिवाली खुशियों का त्योहार है, कुछ लोगों के लिए ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, तो कुछ लोगों के लिए रोशनी का त्योहार है। लेकिन दिवाली असल में किसी अपने के सकुशल घर वापसी का भी त्योहार है। आज हम दिवाली के मौके पर एक नए दृष्टिकोण को आपके सामने रखेंगे, जिससे दिवाली के मायने आपके लिए हमेशा के लिए बदल जाएंगे। आज दिवाली के त्योहार पर हम आपके तन और मन की सफाई की बात करेंगे, क्योंकि दिवाली पर लोग अपने घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन अक्सर अपने मन में लगे ईर्ष्या, लोभ, अहंकार और नकारात्मकता जैसे दूषित विचारों की सफाई करना भूल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस दिवाली आप अपने तन और मन के हर कोने की सफाई कैसे कर सकते हैं। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली भी दिखाएंगे, जो उन्होंने जवानों के साथ मनाई। पीएम मोदी सरहद पर तैनात जवानों को अपने घर का सदस्य मानते हैं, यानी अपना परिवार मानते हैं, और जब से प्रधानमंत्री बने तब से हर साल दिवाली बॉर्डर पर ही जवानों के साथ मनाते हैं। इस बार पीएम मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाई और प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाई और उनके पराक्रम को सैल्यूट किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के साथ देशभक्ति के गाने गाकर उनका हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि जी न्यूज ने भी इस बार सैनिकों के साथ दिवाली मनाई है और दिवाली में शिरकत की। उनके साथ हमने वक्त गुजारा और जी न्यूज की टीम दिवाली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंची और वहां सेना के जवानों के संग खूब जमकर दिवाली मनाई। हमारी गारंटी है कि आपको जवानों का ये सेलिब्रेशन देखकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की रेस में शामिल सुनक की प्रतिद्वंदी पेनी मॉर्डॉन्ट ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऋषि सुनक को 200 सांसदों का समर्थन था, लेकिन पेनी मॉर्डॉन्ट 26 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाई। इसके बाद पेनी के समर्थकों ने उन्हें नाम वापस लेने की सलाह दी। इसके बाद पेनी ने अपना नाम वापस ले लिया। सुनक एकमात्र पीएम उम्मीदवार बच गए और सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया। Good afternoon. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुनक ब्रिटेन के पहले एशियाई मूल के प्रधानमंत्री होंगे। ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय मूल के थे, वो अफ्रीका से आकर ब्रिटेन में बसे थे। सुनक इन्फोसिस के ओनर नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। करगिल में पीएम ने जवानों के पराक्रम को याद किया। पीएम ने कहा कि दिवाली का मतलब आतंक के अंत का उत्सव है। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ वंदे मातरम गीत गाया। इतना ही नहीं, पीएम ने कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन दुश्मन हमारी ओर देखेगा तो सेना मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। आज पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। देश के हर कोने में दिवाली की रौनक है, बाजारों में दिवाली की रौनक है, तो वहीं सरहद पर भी सेना के जवान पीछे नहीं हैं। देश के सिपाही भले ही बॉर्डर पर तैनात हैं, अपने अपने परिवारों से दूर हैं, लेकिन उनका दिवाली का जश्न भी उतना ही है जितना देश के बाकी हिस्सों में है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवान एक दूसरे का मुंह मीठा कराते नजर आए। अपनी खुशियों को मनाने के साथ साथ जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। साथ ही जवानों ने देशवासियों को भी दिवाली की बधाई दी।
पूरे देश में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान AQI 300 से ऊपर बना हुआ है। हवा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने भी अब लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दिया है ताकि जहरीली हवा से लोगों का बचाव हो सके। ब्लैंकेट बैन करने के बावजूद भी पटाखे आज भी चल रहे हैं, तो पोल्यूशन बढ़ेगा तो जरूर। एडवाइस ये रहेगी क्रैकर्स ना चलाएं अगर पोल्यूशन से निजात पानी है। केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के इस्तीफे के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल ने इन कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है और 3 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। साथ ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने वीसी को अपराधी कहने वाले बयान पर अपना पक्ष रखा है। बता दें कि केरल के राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार 9 विश्वविद्यालय के वीसी को अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के मद्देनजर आदेश जारी किया है जिसमें APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द किया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही इमरान खान से पाक संसद की सदस्यता भी छीन ली गई। बता दें कि चुनाव आयोग ने उन्हें तोशाखाना मामले में 5 साल तक सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित किया था। साथ ही चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। उन्हें विदेशी राजनेताओं या मेहमानों से प्राप्त कीमती उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने का दोषी पाया गया है। डीएनए के दीपावली विशेषांक की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली सेलिब्रेशन से कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार भी बॉर्डर पर जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाई है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के बीच दीपावली मनाई और कारगिल की धरती पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने न केवल जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया बल्कि समय समय पर उनका हौसला बढ़ाने का काम भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री ने जवानों से बात भी की, उनके अनुभव जानने का भी प्रयास किया। जवानों ने प्रधानमंत्री पीएम मोदी को भेंट भी दिया है और प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर उनके पराक्रम को सैल्यूट किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री एक बंदूक से निशाना साधते भी दिखे, जबकि वहां खड़े जवानों ने प्रधानमंत्री को हथियारों की खूबियां बताई। प्रधानमंत्री ने कारगिल में जवानों को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देने से लेकर वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत सहित एक शक्तिशाली देश होने का क्या मतलब होता है ये भी समझाया। कारगिल में प्रधानमंत्री के दिवाली सेलिब्रेशन और संदेश पर आज हम आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं। यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे
तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम तो सिर्फ उससे पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि देवभक्ति तो करते हैं, वो पल देशभक्ति जी में रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए वो पल था। उस समय की कितनी ही यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी, तुझे कुछ और भी। आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और तेजस फाइटर जेट्स तक ये रक्षा साजो सामान भारत की शक्ति का पर्याय बन रहे हैं। आज भारत के पास विशाल समंदर में विप्लवी विक्रांत है। युद्ध गहराइयों में हुआ तो अरी का अंत अरिहंत है। भारत के पास पृथ्वी है, आकाश है। अगर विनाश का तांडव है तो शिव का त्रिशूल है, पिनाका है। कितना भी बड़ा कुरुक्षेत्र होगा, लक्ष्य भारत का अर्जुन भेदेगा। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे वंदे हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमेशा यह हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है। युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंत तक उसको टालने की हर संभव कोशिश हुई है। इसलिए हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
विश्व की नजर भारत पर है, भारत के बढ़ते सामर्थ्य पर। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो समृद्धि की संभावना बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो विश्व में एक संतुलन आता है। आजादी का यह अमृतकाल भारत की इसी ताकत का, इसी सामर्थ्य का साक्षात साक्षी बनने वाला है। इसमें आपकी भूमिका, आप सब वीर जवानों की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप भारत के गौरव की शान है। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। स्वाभिमान से खड़ा हुआ, स्वाभिमान से खड़ा हुआ मस्तक हो तुम। आसमां में तेजस की हुंकार हो तुम। दुश्मन की आंख में, दुश्मन की आंख में आंख डाल के जो बोले, दुश्मन की आंख में आंख डाल के जो बोले, ब्रह्मोस की अजय ललकार हो तुम, ब्रह्मोस की अजय ललकार हो। है ऋणी तुम्हारे हर पल हम, है ऋणी तुम्हारे हर पल हम। यह सत्य देश दोहराता है, यह सत्य देश दोहराता है। भारत के गौरव की शान, भारत के गौरव की शान। तुम्हें देख हर भारतीय, तुम्हें देख हर भारतीय गर्व से भर जाता है।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर जवानों के बीच आए तो ऐसे में जवानों ने भी उनके सामने अपना टैलेंट दिखाया। किसी ने अपनी सुरीली आवाज में गाना सुनाया तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ नजर आया। पीएम भी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखे। आज आपको सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री की ये शानदार जुगलबंदी देखनी चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान के पराक्रम की सबसे सुरीली तस्वीर है। दिवाली के दिन जब पूरा देश अपने घरों में धूमधाम से दिवाली मनाता है उस समय देश के रक्षक सीमा पर मुस्तैद रहते हैं। सैनिकों का ही पराक्रम है कि देश के लोग सुकून से अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाते हैं। अब हम उन जवानों के अनुभव आपको सुनाते हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी से दिवाली के मौके पर मुलाकात की है, उनसे बात की है और इससे आप ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के और जवानों के बीच दिवाली मनाने के मायने क्या हैं। इस बात का पता चला तो सभी के दिल में मीन्स काफ़ी खुशी का माहौल था और सभी जवान हैं वो काफ़ी खुश थे कि जो इस देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो हमारे बीच में दिवाली के शुभ अवसर पर शामिल हो रहा है। और हमें काफ़ी खुशी हो रही थी इस बात की कि हम एक देश के प्रधानमंत्री के साथ इस बार दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दिवाली के मौके पर बॉर्डर पर हमारे बीच में आए तो उन्होंने सबसे पहले हम लोगों से बातचीत की और इंडिविजुअल जाकर सब जवानों से हाथ मिलाया और फिर एक एक जवान को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। तो एक सैनिक के लिए वो पल सबसे बेहतरीन पल होता है कि देश की इतनी महान हस्ती हमारे बीच में और हमको अपने हाथों से मिठाई खिलाती, वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन पल था। प्रधानमंत्री जी जब हमसे मिलने आए तो उन्होंने हमारे हालचाल और हमारे परिवार के बारे में पूछा और हमें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। यह पल बहुत ही असामान्य है। जब मोदी जी हमसे मिलने के लिए आए तो हमको वह समय ऐसा लगा कि जैसे कि हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब हमसे मिलने के लिए आया तो ये बहुत बड़ी बात होती है, गर्व की बात होती है हमारे लिए भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने हमारे बॉर्डर पर आए तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य जो हमारे साथ दिवाली मना रहा है, उनके साथ दिवाली मनाते समय ऐसा लगा जैसे पूरा परिवार हमारे साथ है। उनके साथ जालपान करने का मौका मिला है और अपना नॉर्मली इंडिविजुअली बात करने का मौका मिला है और पीएम जैसे कि इसका जैसे पर्सनैलिटी वाला को हमारे साथ नॉर्मली और पर्सनली बात करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी जैसे शख्सियत हमारे बीच आए, हमारे साथ जलपान ग्रहण किया और हमसे एक आम इंसान की तरह बातचीत करना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे याद है, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बेहतरीन पल है जब उन्होंने हाथ मिलाया था मेरे साथ। तो मुझे लग रहा है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पल था। मुझे एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी सी फील हुई। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से वो हर साल सैनिकों के साथ ही दिवाली मनाते हैं और यही सबसे खास हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी वर्ष 2014 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंचे थे।
इसके अगले साल यानी वर्ष 2015 में पीएम मोदी ने अमृतसर में दिवाली मनाई और वर्ष 2016 में हिमाचल के चांगो गांव में वो दिवाली मनाने पहुंचे थे। इसके बाद वर्ष 2017 में वो जम्मू कश्मीर के गुरेज में दिवाली मनाने पहुंचे। वर्ष 2018 में दिवाली मनाने प्रधानमंत्री उत्तराखंड के हरसिल गए थे। साल 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो दिवाली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के बीच वर्ष 2020 में राजस्थान में लोंगेवाला पोस्ट पर दीपावली मनाई और इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने दिवाली का पावन त्योहार जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मनाया था। इस बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाई है। और अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार करगिल पहुंचे और जवानों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का करगिल से काफी पुराना नाता है। वर्ष 1999 में युद्ध के दौरान पीएम मोदी करगिल पहुंचे थे। उस समय पीएम मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं थे और इस दौरान वो घायल सैनिकों से मुलाकात करने पहुंचे थे। अभी आप इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 1999 की वही तस्वीर देख रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने घायल सैनिकों को राहत सामग्री भी दी थी और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वर्ष 1999 में जब करगिल में सैनिकों के बीच वो पहुंचे तो उन्हें तीर्थ यात्रा का अनुभव हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने भी गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड में खूबसूरत वादियों के बीच बसे भारत के आखिरी गांव माणा का भी दौरा किया। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव की सड़कें पहले कच्ची थी और जिस वजह से यहां लोगों को जाने में परेशानी होती थी, लेकिन अब यहां पक्की सड़कें बन चुकी है और जी न्यूज की टीम ने भी भारत के इस आखिरी गांव का दौरा किया और वहां विकास के रास्तों पर सुहाना सफर किया, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आज आपको दिखाते हैं। माणा उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर भारत का आखिरी गांव, जहां शायद पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा और आखिरी गांव में विकास का रास्ता खोलने का ऐलान किया। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पीएम मोदी का वेलकम करने वाले बॉर्डर के इस आखिरी गांव में पीएम मोदी के साथ जी न्यूज भी पहुंचा। लास्ट इंडियन विलेज यानी भारत का आखिरी गांव माणा। माणा आखिरकार क्यों इतना अहमियत रखता है और क्यों भारत के प्रधानमंत्री माणा गांव में यहाँ के लोगों से मिलने के लिए आए हैं, आज हम आपको बताएंगे कि माणा की क्या खासियत है और क्यों ये सामरिक, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से क्यों ये इतना जरूरी है और क्यों भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यहाँ के लोग यहीं पर रहें और किसी भी तरीके से पलायन ना हो। आज हम आपको लेके जाएंगे माणा गांव के अंदर और बताएंगे माणा गांव की खासियत क्यों है ये हमारे लिए जरूरी। माणा गांव के लोगों का मुख्य रोजगार हाथ से बुने हुए ऊनी कपड़े हैं और गांव की कमाई का मुख्य जरिया है पर्यटन और खेती। पीएम मोदी ने इस गांव के लोगों को नई उम्मीद दी। सब चीज़ ऑनलाइन है, मार्केटिंग ऑनलाइन है, हमारे यहाँ पर QR कोड लगे हैं, ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी हमारे माणा गांव में आए थे तो जब उन्होंने लास्ट में एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोली कि जो है मेरा 130 करोड़ जनता से मैं उनको जो है वो तो नहीं आदेश तो नहीं दे सकता हूँ, पर उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो है माणा गांव से अपने बजट का कम से कम 5% बचा के कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाइए, जिससे इनका जीवन यापन जो है ठीक रहे। तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारे बारे में इतना सोचा है। माणा गांव सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां जाकर ही पता चलता है
कि माणा गांव का अपना एक पौराणिक इतिहास है। अब हम आपको दिखाते हैं माणा गांव के बगल में सरस्वती नदी। सरस्वती नदी माणा गांव से ही निकलती है, ये उद्गम स्थल है और आप देख सकते हैं सरस्वती नदी को बिल्कुल शांत तरीके से वो बह रही है। और यहाँ से आगे आकर के जो दूसरी तरफ से आप नदी देख रहे हैं वो अलकनंदा नदी है और उस पे जाकर के मिल जाती है और उसके बाद लुप्त हो जाती है। मान्यता है कि जब महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे उस दौरान सरस्वती नदी का शोर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो महाभारत की रचना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सरस्वती नदी को शांत होने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसके बाद श्राप दे दिया और उसके बाद कहा कि अब यहाँ से आगे तुम लुप्त तरीके से आगे बहोगी। और उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ से करीब 400 मीटर जो है सरस्वती नदी चलती है और उसके बाद अलकनंदा में मिल जाती है और उसके बाद सरस्वती नदी सिर्फ और सिर्फ गुप्त तरीके से जो है जमीन के नीचे जो हम कह सकते हैं वो बहती हुई चलती है। वेद व्यास जी जब गणेश जी को बताए जा रहे थे तो माँ सरस्वती कोलाहल कर रही थी, लिखने में बाधाएं पड़ रही थी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि सुशांति भवतु, शांत हो जाइए, लिखने में बाधाएं पड़ रही हैं। परंतु माँ सरस्वती नहीं मानी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं मानती हैं तो जाओ, आपका नाम यहीं तक रहेगा, यहां से आगे आपका नाम नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि मां सरस्वती का कुछ पानी पाताल की ओर जाकर के और प्रयागराज इलाहाबाद में जाके त्रिवेणी संगम में जाके निकलता है और आधा पानी सरस्वती का रूप बना के भीम पुल के नीचे नीचे होकर के अलकनंदा में संगम होता है। इसको केशव प्रयाग कहते हैं और इस भागवत में इस प्रयाग का नाम सम्या प्रास इति प्रोक्तः, सम्या प्रास नाम के तीर्थ के नाम से पुकारते हैं। बोलो सरस्वती मैया की जय। महाभारत लिखने से पहले पांडवों का भी इस गांव से नाता रहा है। कहा जाता है कि पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। आज भी माणा में वो भीम पुल मौजूद है जिससे द्रौपदी ने सरस्वती नदी पार की थी। ये जो आप देख रहे हैं जिस पर मैं इस समय चल रहा हूं, ये भीम पुल है। भीम पुल के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो जब सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है और जिस तरह से बहाव था उसको देख करके द्रौपदी जब इसे पार नहीं कर पाई थी तब भीम ने यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था और उस पत्थर से इस पुल का निर्माण हुआ था। और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए पांचों पांडव इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर कहा जाता है कि भीम ने लिखा था और इसीलिए इसे भीम शिला भी कहा जाता है। और इस पत्थर के रखने के बाद द्रौपदी ने इस नदी को पार किया था और जिसके बाद पांचों पांडव इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पूरा माणा गांव है और ये चट्टान है और ये जो भीम पुल है, ये कितना ऐतिहासिक महत्व यहाँ पर रखता है। चीन बॉर्डर से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर 1200 लोगों के इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। 2019 के स्वच्छ भारत सर्वे में माणा गांव को सबसे साफ गांव का दर्जा मिला था। और ऐसा क्यों हुआ, ये यहां आकर पता चलता है। समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर बसे माणा गांव में सभी आधारभूत सुविधाएं मौजूद हैं। नलों से घर तक पानी आता है, इंटरनेट और लाइट की सुविधा है, लेकिन अब इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसे स्वर्गारोहण मार्ग कहा जाता है। स्वर्गारोहण मार्ग इसलिए क्योंकि इसी रास्ते से होकर के पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे और ये रास्ता जो है स्वर्ग की तरफ गया था और इसी रास्ते से गए थे। और जो हमने आपको पहले बताया था कि भीम पुल, क्योंकि द्रौपदी जब सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई थी तब भीम ने एक बड़ा पत्थर रखा था और उसके बाद द्रौपदी ने पार किया था और इसी रास्ते से होते हुए पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। अब आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये पांचों पांडव की मूर्तियों को इसी रास्ते पर रखा जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार का प्रोजेक्ट है ताकि लोगों को पता लग सके कि किस तरह से ये जो गांव है, माणा गांव है, ये कितना ऐतिहासिक महत्व रखता है पौराणिक तरीके से। और इसी वजह से उस महत्व को बताने के लिए अब एक कोशिश की जा रही है कि लोगों को पूरी जानकारी दी जाए और इसीलिए इस पूरे मार्ग को
तैयार किया जा रहा है और इस पूरे मार्ग पे पांडवों की मूर्ति को रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि माणा गांव में पर्यटक नहीं आते, लेकिन बर्फ पड़ने की वजह से ये जगह बर्फ से ढकी रहती है, जिस वजह से यहाँ के स्थानीय लोग भी सर्दी शुरू होने से पहले नीचे चमोली जिले में चले आते हैं। लेकिन जब मौसम खुलता है तो बद्री धाम आने वाले श्रद्धालु भारत के इस आखिरी गांव में जरूर आते हैं। आपने अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी कि भारत के आखिरी गांव में मैगी और चाय। जी हाँ, माणा गांव है वो जहां पर लोग मैगी और चाय लेने खाने के लिए आते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें पोस्ट करते हैं। ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनका जो है ये स्टेटस सिंबल भी है कि हम भारत के आखिरी छोर पर पहुंचे हैं जहां पर हम मैगी और चाय ले रहे हैं। मनदीप जी, कैसे सोचा कि आप माणा गांव में ही मैगी और चाय खाने के लिए आएंगे? बद्रीनाथ तो आना था दर्शन के लिए, और माना नजदीक ही पड़ता है, तो एक ऐसा अंदर से फील आता है ना कि अपना इंडिया का लास्ट गांव में मैगी खा के आ गए, और एटमॉस्फेयर बढ़िया था, बर्फ वगैरह देखने को मिल जाए तो इसी हिसाब से आ गए। इंडिया का लास्ट गांव है, तो हम लोग यहाँ पर मतलब मैगी और चाय, और टूरिस्ट जो हमारे लोग आते तो हम ही लोग इनके लिए खिलाते हैं। आपको लगता है कि सारे साल इस तरह से एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए? हाँ, वो तो चलना चाहिए, यहाँ पे रोजगार का यही है वैसे तो, पर लेकिन ऐसा है कि मतलब अगर ऑल वेदर हो गया तो सही है। जैसा आज मोदी जी आ रखे थे वहाँ पे, तो अच्छा लगा, उन्होंने जो जो बोला था यहाँ के लिए वो सब सही है। सरकार की कोशिश है कि भारत की ये आखिरी दुकान साल के 12 महीने खुली रहे, सारे साल पर्यटक आते रहें। सरकार की ये कोशिशें रंग लाती दिखती भी हैं। भारत के आखिरी गांव माणा को पर्यटन के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि जो पीछे आप ये जो गेट देख रहे हैं, ये इसी तैयारी की शुरुआत है। आप देख सकते हैं माणा गांव के एंट्रेंस है, वहां पर ये गेट लगाया जा रहा है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं। यहाँ पे काम जोरों शोरों से चल रहा है। भारत सरकार चाहती है कि जो बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं उनको पर्यटन के लिहाज से मजबूत किया जा सके, ताकि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका रोजगार बढ़ता रहे और उन्हें पलायन की किसी तरह की जरूरत ना पड़े, वो वहीं पर रहें, उनके पास वहीं पर रोजगार पैदा हो। उसी की शुरुआत का ये हिस्सा है जो बॉर्डर गांव है माणा गांव, उसमें इस तरह से तैयारी की जा रही है कि पर्यटक यहाँ पर आए, उनको अपने इतिहास के बारे में पता लगे और क्या माणा गांव की खासियत है इसके बारे में बताया जा सके। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, माणा गांव। प्रधानमंत्री मोदी हर साल बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली मनाते हैं, क्योंकि ये देश के वीर जवान ही हैं जो सरहद पर खड़े रहते हैं, तो हम सभी हंसी खुशी मिलकर दिवाली मना पाते हैं। ऐसे में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी दीपावली मनाते हुए देश के वीर जवानों को बिल्कुल भी ना भूलें, और सरहद पर तैनात जवानों के लिए उनके साथी ही परिवार होते हैं जो मिलकर दिवाली मनाते हैं, दीप जलाते हैं। ऐसी ही दिवाली में हम भी शामिल हुए, जिसके लिए जी न्यूज़ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंची और वहां जवानों के साथ दिवाली मनाई। जी न्यूज़ के साथ बॉर्डर पर जवानों की दिवाली में आप भी शामिल हो जाइए। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जवानी भेगा अकबर गिनी साडे गबरू जता दे। इस वक्त जब आप अपने घरों में अपने अपनों के साथ दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, ऐसे में हम आ पहुंचे हैं भारत पाक सीमा पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आज हम दिवाली मना रहे हैं सरहद के उन जवानों के साथ जो दिन रात हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। चलिए हमारे साथ बनाते हैं इस दिवाली को और भी ज्यादा खास। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे
ये केसरी रंग सजाया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिवाली का त्योहार दिए जलाकर मनाया जाता है ताकि हमारी और आपकी जिंदगी में हमेशा रोशनी ऐसे ही जगमगाती रहे। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे भारतीय सेना के ये जवान घर से दूर हैं, लेकिन ये रोशनी का वो दिया इस वक्त जला रहे हैं जिससे कि ना सिर्फ जो इनका परिवार इनसे दूर है या फिर वो परिवार जिसकी ये सुरक्षा करते हैं यानी कि हमारा देश, उन सब के लिए ये एक उम्मीद का दिया जलाते हुए नजर आ रहे हैं। और दिवाली का त्यौहार खास होता है, ऐसे मौके पर आप देखिए कि इनके चेहरे पर ये चमक, कहीं भी एक शिकन नहीं है कि ये परिवार से दूर हैं या फिर अपनों के बीच नहीं है। मिलजुल कर यहाँ पर दिवाली का ये त्यौहार मनाते हुए, और इनके साथ आज जी मीडिया भी यहाँ पहुँचा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीद का जो दिया यहाँ पर हमारे ये जवान जला रहे हैं उसमें एक दिया हमारा भी हो। ना पता होना ओनू मेरे आउण दा, चुप करके मैं पैर वेड़े धरूंगा। हाय मैनू वेखदी ही मां मेरी रह जाऊ, जदों जाके सरप्राइज नहीं मैं करूंगा। हो कई महीने तोड़ी की ओह करी मेरी जावे, हाय सुखा सुख दी रहे के पुत घर मेरा आजे। हो पूरी करती उड़ी की ओदी रब ने, ओदे करके मैं सारे दुख जरूंगा। हाय मैनू वेखदी ही मां मेरी रह जाऊ, जदों जाके सरप्राइज नहीं मैं करूंगा। भारतीय सेना के ये जवान दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार हो अपने घर से दूर रहते हैं, हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन इनका परिवार इनके साथी हैं और इस वक्त उन्हीं के साथ ये दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। जी मीडिया भी इनके साथ दिवाली का त्यौहार मना रहा है और आज दिवाली के लिए क्या कुछ खास बना है ज़रा देखने की और जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं ये तमाम प्लेटें यहाँ पर सजी हुई है। दिवाली में खासकर जो चीज़ें बनती हैं, मिठाइयाँ हो या फिर नमकीन, ये सब कुछ जवानों ने खुद यहाँ पर बनाया है। हम घर से दूर है लेकिन हम यहाँ पे परिवार की तरह ही रहते हैं। ये हमारा परिवार है। हम रात और दिन एक करके सरहद पर हैं। दुश्मन की चप्पे चप्पे की हरकत को हम नज़र में रख रहे हैं और होने वाली कार्रवाई को हम दुरुस्त मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मेरे देशवासियों से हम वादा करते हैं कि आप निश्चित होकर अपने घर और परिवार के साथ दिवाली मनाएं और हम यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी उसको हम झेलने के लिए तैयार है। दुश्मन को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठे हैं। देखिए जी, हम सब पूरा साल 2 से 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में बिताते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम जो है हम अपने जो साथियों के साथ ही मनाते हैं। तो हमारा फ़र्ज होता है कि एक दूसरे के साथ सभी खुशियों को मिल बांट कर साझा करें। तो इसी अवसर पर हमने जो कि आज के शुभ अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर मिठाइयाँ तैयार की हैं, पकोड़े और मटरी, जिसमें जलेबी भी है और मट्ठी भी तैयार की है। ये हमारे साथियों ने हमने खुद मिलकर तैयार की है और हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और हम सभी को ये इस बात की यकीन दिलाते हैं कि पूरा देश आराम से अपने घरों में दिवाली मनाइए। हम उन्हीं की सेवा के लिए देश की सेवा कर रहे हैं। ओ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न रहे कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। परिवार से दूर ये जवान सरहद पर दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं और जी मीडिया भी इनके साथ आज यहाँ पर दिवाली मनाने पहुंचा है। लेकिन दूसरी ओर परिवार अपने साथ दिवाली मना रहा है, जो बाकी के परिवार के लोग हैं उनके साथ दिवाली मना रहा है। और टेक्नोलॉजी की सहायता से आप देखिए कि तमाम जवान यहाँ पर नेटवर्क एरिया में आकर अपने परिवार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो हर्षु, हैप्पी दिवाली बेटा। कोई यहाँ पर अपने बच्चों से बातचीत कर रहा है, कोई माता पिता से बातचीत कर रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि त्यौहार के मौके पर ये परिवार से दूर तो हैं लेकिन परिवार के करीब टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंच सके। विपरीत परिस्थितियों में ये हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं। चुनौतीपूर्ण ये पूरा इलाका है जहां पर हमारी मौजूदगी है, भारत पाक सीमा, लेकिन बावजूद इसके
आज हम भी इनके साथ दिवाली मना रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि परिवार से दूर होकर त्योहार मनाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप अपने पूरे परिवार यानी कि अपने देश के लिए सुरक्षा उनको मुहैया कराने के लिए सरहद पर होते हैं तो मुस्कुराते हुए कुछ यूं ही अपने साथियों के साथ आप दिवाली का त्यौहार भी मना लेते हैं। तो चलिए अब सीधे उन जवानों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अभी अभी अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और कोशिश करते हैं जानने की कि इस वक्त आपके घर पर क्या कुछ हो रहा है, क्या बातचीत हुई। हमारे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे 2 परिवार हैं, एक इधर परिवार है एक उधर परिवार है। दोनों परिवारों के साथ दिवाली मना के बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। घर पर बातचीत हुई, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। क्या कहा घर के बच्चों से बातचीत किया, बहुत खुशी हुई। पटाखे चला रहे थे बेटा और वाइफ भी बहुत खुश थी। हम भी बहुत खुश हैं। हमारा यहाँ भी परिवार है, वहाँ भी परिवार है, तो इसके लिए हमें बहुत खुश हैं हम। और हम अपने देशवासियों को भी कहेंगे आप खुशी से दिवाली मनाओ। घर के लोग कहते नहीं हैं कि त्योहार पर घर आ जाइए? घर के लोग कहते हैं कि त्यौहार पे लेकिन घर आ जाइए, लेकिन ये भी वो हमारा परिवार है, वैसे ही हमारा भी एक परिवार है यहाँ पे। हम यहाँ भी परिवार के साथ मनाते हैं तो कोई कमी महसूस नहीं होती। बिल्कुल। आपको भी हमने देखा कि वीडियो कॉल पर लगातार आप भी बातचीत कर रहे थे। क्या खास होता है घर पर और यहाँ कितना अलग होता है सब कुछ? अलग होता है लेकिन बहुत फील नहीं होता क्योंकि हम ज़्यादातर हम फॉर्म में बिताते हैं ना, इसीलिए 3 मंथ हम घर पे जाते हैं, ज़्यादातर हम इधर रहते हैं ना, इसीलिए हमें फील नहीं होता क्योंकि ये भी हमारा परिवार है, वो भी हमारा परिवार है। लेकिन दिन त्यौहार हम ज़्यादातर इधर मनाने को अच्छा लगता है क्योंकि वो परिवार हम कुछ समय के लिए जाते हैं लेकिन इधर ज़्यादा रहते हैं ना। इस परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं इसलिए ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगता है और वहाँ भी जाने की कोशिश हमेशा रहती है। हर त्यौहार पर मुमकिन नहीं होता पहुँच पाना, लेकिन दिवाली पर लोग कोशिश करते हैं पहुँच पाने की। आप लोग नहीं पहुँचे, लेकिन घर वाले क्या संदेश देते हैं? घर वाले यही मैम बोलते हैं कि जहाँ हो ठीक हो, हम सही हैं, आप अच्छे से अपना ड्यूटी दो, बाकी सब ठीक है और जहाँ भी हो मतलब अच्छे से रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना, घर पे सब ठीक ठाक है। आज जी मीडिया ने हम लोगों ने भी कोशिश की है कि आप लोगों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाएं और हम समझ पा रहे हैं कि परिवार से दूर होना अपने आप में अलग अनुभव होता है और हर कोई चाहता है त्यौहार पर घर पहुंचे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जिस तरह से आप लोगों ने त्यौहार मनाया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता आप लोग परिवार से ज़्यादा दूर हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि यहाँ भी हमारा ही एक परिवार है, वहाँ भी एक परिवार है, यहाँ भी परिवार है, तो हमें कोई ज़्यादा फील नहीं होता क्योंकि ज़्यादा टाइम हम यहीं पर बिताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम घर पर दिवाली मनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे मनाते हैं और बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को देख के वो भी खुश हैं, दिवाली मना रहे थे। हाँ जी, तो देखिए घर के लोग दिवाली मना रहे हैं लेकिन एक परिवार यहाँ भी है और इस परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, साथ ही साथ देश की सुरक्षा भी की जाती है। तो कुल मिलाकर दिवाली यहाँ भी मनाई जा रही है, दिवाली वहाँ भी मनाई जा रही है और कहीं ना कहीं ये सरहद पर खड़े हैं, इसलिए हम और आप चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं और इस तरह से त्यौहार मना पाते हैं। उनसे कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। आज पूरा हिंदुस्तान सुकून से दिवाली का जश्न मना रहा है और इस सुकून की वजह सरहद पर तैनात हमारे वो सैनिक हैं जो दिन रात देश की रक्षा करते हैं, रक्षा में जुटे रहते हैं। और भारतीय सेना लगातार स्वदेशी हथियारों से लैस हो रही है और हथियारों के क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। दीपावली के इस खास मौके पर डीएनए अब हम देश में रक्षा क्षेत्र में हो रहे लगातार इनोवेशन का विश्लेषण करते हुए करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया भारत के रक्षा क्षेत्र के नए नए इनोवेशन से हैरान है और ये नए हिंदुस्तान का रक्षा पराक्रम है। अक्सर आपने फिल्मों में सेना को हथगोला जैसे, जिसे ग्रेनेड भी कहा जाता है, हैंड ग्रेनेड, उसे फेंकते हुए देखा होगा। एक सेफ्टी पिन से लैस इस ग्रेनेड को पिन निकालकर फेंका जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी तक भारतीय सेना जो ग्रेनेड का इस्तेमाल करती है वो ज्यादातर विदेशों में बने होते हैं, लेकिन अब देश में ही मल्टी मोड ग्रेनेड बनने लगे हैं। यानी भारतीय सेना ऐसे 10 लाख ग्रेनेड खरीद रही है और विदेशी ग्रेनेड के मुकाबले ये ग्रेनेड कई मामलों में ज्यादा बेहतर भी है। एक तो स्वदेशी ग्रेनेड का वजन कम है और साथ ही विदेशी ग्रेनेड के मुकाबले इसका हमला ज्यादा ताकतवर होता है।
स्वदेशी मल्टी मोड ग्रेनेड का वजन 490 ग्राम होता है, जबकि विदेशी ग्रेनेड का वजन करीब 750 ग्राम होता है। सामान्य तौर पर पुराने ग्रेनेड बहुत ही असुरक्षित होते थे और उसे रखने के लिए काफी सावधानी बरतनी होती थी, लेकिन देश में बने ग्रेनेड में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम है, इसलिए दुर्घटना की आशंका भी कम है और इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी आसान है। ग्रेनेड को स्टोर करना या फिर इसे लंबे समय तक रखना भी विदेशी ग्रेनेड के मुकाबले ज़्यादा सुविधाजनक है। ग्रेनेड को इस तरीके से बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल 15 वर्षों तक किया जा सकता है और ग्रेनेड को आसानी से और केवल कुछ ही सेकंड में ही हमले के लिहाज से एक मोड से दूसरे मोड में बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी मल्टी मोड ग्रेनेड का इस्तेमाल हमला और बचाव दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। आज आपको स्वदेशी मल्टी मोड ग्रेनेड पर हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। रक्षा के क्षेत्र में भारत कितनी तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, उसकी एक झलक इस मल्टी मोड ग्रेनेड में मिलती है। इस मल्टी मोड ग्रेनेड की सप्लाई का ऑर्डर पिछले साल दिया गया। 10 लाख ऐसे ग्रेनेड खरीदे जाने हैं। ये बहुत हल्के हैं वजन में। अभी तक जो भारतीय सेना में सैनिक इस्तेमाल करते थे हैंड ग्रेनेड, वो लगभग 750 ग्राम का होता था। इसका वजन 490 ग्राम है, लेकिन घातक ज़्यादा है और उसके अलावा इसमें और भी कई खासियतें हैं। इसमें 2 मोड्स है, एक डिफेंसिव मोड है, एक ऑफेंसिव मोड है। डिफेंसिव मोड मतलब क्या है, टोटल एक ग्रेनेड है, उसको बोलते हैं डिफेंसिव ग्रेनेड। एंड इसके अंदर जो फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट जो है एक कप में रहता है, ये निकाल दिया तो इसको बोलते हैं, इसको ऑफेंसिव ग्रेनेड बोलते हैं। तो डिफेंसिव ग्रेनेड मतलब क्या है, हमारा जो सोल्जर है डिफेंसिव पोजीशन में है, तो मतलब किधर छुपा हुआ है, तो हमको एनिमी को अटैक करना है, तो वो टाइम पे ये डिफेंसिव ग्रेनेड इस्तेमाल करा जाता है। जब हम लोग जो है, हमारा जो सोल्जर जो है ओपन फील्ड में है, तो वो टाइम पे ये इसका अंदर का जो फ्रैगमेंट जैकेट है वो निकाल के जो ग्रेनेड यूज़ करते हैं, ताकि उसका ऊपर जो छर्रा इफेक्ट्स हो हमारा सोल्जर के ऊपर ना आ जाए। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि मल्टी मोड ग्रेनेड है। अब अभी आज ने हमने असेंबली कर दिया, आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तो दोनों को निकाल के सेपरेट रख दिया, तो एकदम सेफ हो जाते हैं इसमें। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हम इस समय यहाँ की एक टेस्टिंग रेंज में हैं। पीछे एक जगह बनाई गई है जहाँ पर ग्रेनेड गिरेगा और वहाँ आगे उसमें प्लेट लगी हुई है जिससे उसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पर ग्रेनेड रखा जाएगा और उसके बाद उसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। इस पाइप के ज़रिए उसको बाहर कर दिया जाएगा और बाहर वो ब्लास्ट होगा। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसकी पिन निकाली गई, उसको इस फायरिंग पाइप में लगाया गया, उसकी पिन निकाल दी गई और अब एक रॉड के ज़रिए इसको बाहर धकेल दिया गया जहाँ पर इसे ब्लास्ट होना है। 3, 2, 1, फायर। ये दीवार के उस साइड गिरा और एक धमाके के साथ फट गया। इसका असर कितना रहा ये हम आपको दूसरे कैमरे से दिखाते हैं। 3, 2, 1, फायर। दुश्मन से घिरे किसी सैनिक के बचने का आखिरी रास्ता एक हैंड ग्रेनेड होता है और वहीं दुश्मन के बंकर या मोर्चों पर हमला करने वाले सैनिक का पहला हथियार भी हैंड ग्रेनेड होता है। इसलिए हैंड ग्रेनेड का भरोसेमंद होना बहुत ज़रूरी है। ये भरोसा तब और बढ़ जाता है जब ये हैंड ग्रेनेड सुरक्षित तो हो ही, साथ ही स्वदेशी भी हो। कृष्ण मोहन मिश्रा, ज़ी मीडिया, बाजार गांव, महाराष्ट्र।
और वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि इस दिवाली आप अपने तन और मन के हर कोने की सफाई कैसे कर सकते हैं। इकोनॉमिक डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिल्कुल आगे की चुनौतियों पर मल्होत्रा साहब धीरे हमें यकीन है कि इस साल दीपावली पर आपने ना सिर्फ अपने घर की सफाई की होगी बल्कि उसकी मरम्मत भी कराई होगी, शायद दीवारों पर नया पेंट भी कराया होगा और घर के बाहर लाइटें भी लगाई होंगी। लेकिन क्या आपके मन में आपके शरीर की मरम्मत और उसकी सफाई का ख्याल आया? आज हम आपको बताएंगे कि इस दीपावली आप अपने तन और मन के हर कोने की सफाई कैसे कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि तन और मन के कोने में आखिर ऐसा क्या है? इन कोनों में है आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बुरी आदतें और मन को नुकसान पहुंचाने वाले दूषित विचार। जैसे आपके घर के कोनों में कई बार कालिख जमा हो जाती है और ये कोने हमेशा के लिए गंदे हो जाते हैं, वैसे ही अगर आपके तन और मन की सफाई ना हो तो वहां रोग, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार और नकारात्मक विचारों की गंदगी जमा हो जाती है। क्या आपको लगा कि बुरी आदतों की सीलन ने आपके शरीर की दीवार को कमजोर कर दिया है और अब इसे व्यायाम या फिर हेल्दी डाइट के पेंट से रंगने का समय आ गया है? क्या आपको एहसास हुआ कि आपके दिवाली पर घर में नई लाइटें तो लगा दी, घर को तो अंदर और बाहर से रोशन कर दिया, लेकिन क्या आपके चेहरे पर भी उतनी ही रौनक है? आप अपने शरीर में रहते हैं और आपका शरीर आपके घर में रहता है, यानी आपका पहला घर आपका शरीर है। और जब तक ये घर साफ सुथरा और मजबूत नहीं होगा तब तक आप भौतिक रूप से कितने ही आलीशान घर में रह ले, आपको ना आपके प्रयासों का शुभ फल मिलेगा और ना ही मेहनत का लाभ मिलेगा, क्योंकि कमजोर और जर्जर होता शरीर समृद्धि की नींव नहीं बन सकता। इस समय पूरी दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस का मार्केट 112 लाख करोड़ रुपए का है, यानी लोग अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। इस दौर में लोग स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की कस्में भी खाते हैं, यानी स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कस्में खाते हैं, व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगे हैं और बहुत सारे लोग खुद से वायदा करने लगे हैं कि वो सिर्फ स्वास्थ्य वर्धक भोजन ही करेंगे। लेकिन जिस तरह दिवाली के कुछ दिनों के बाद घर फिर से गंदा होने लगता है, वैसे ही ये सारी कस्में खाने के बाद लोग अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट जाते हैं। वर्ष 2019 में हुए एक सर्वे से पता चला है कि हर साल नए साल के दिन दुनिया में जितने भी लोग ये कसम खाते हैं कि वो अब अच्छी आदतें अपनाएंगे, उनमें से 23% लोग एक हफ्ते तक भी अपना वायदा नहीं निभा पाते। 69% लोग तीसरे हफ्ते में ही हार मान लेते हैं और सिर्फ 8% लोग ही किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक या फिर हमेशा के लिए अपना पाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने की शपथ चाइनीज लाइट्स की तरह नहीं होनी चाहिए, जो कई बार सिर्फ धनतेरस से दीपावली तक ही काम करती हैं और फिर खराब हो जाती है, बल्कि आपकी ये शपथ स्थायी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अपने शरीर की सफाई के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप रोज 20 से 25 मिनट व्यायाम की आदत डालिए, शुद्ध भोजन कीजिए, सिगरेट और शराब से दूर रहिए, खूब पानी पीजिए, हरी सब्जियां और फल खाइए, अपने मुंह और दांतों की सफाई पर ध्यान दीजिए और सबसे जरूरी बात 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। शरीर की बात तो हो गई, अब आपके मन की बात करते हैं, क्योंकि आपका मन ही आपके शरीर को ऑपरेट करता है, यानी कि उसका संचालन करता है। मन के हर कोने में इच्छाओं, लोभ, अहंकार, रूढ़िवाद, बुरी आदतों और महत्वाकांक्षाओं का एक मकड़जाल होता है और इसकी सफाई भी बहुत जरूरी है। अमेरिका की मशहूर टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा ने एक बार किसी से पूछा था कि आप 43 मतलब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप 43 साल की उम्र में भी इतना शानदार खेल कैसे लेती है। इस पर नवरातिलोवा ने जवाब दिया कि टेनिस की गेंद को नहीं पता कि उनकी उम्र कितनी हो चुकी है। वो अक्सर कहा करती थी कि जीवन का हर खेल असल में उस 6 इंच के मैदान पर खेला जाता है जो आपके दुकानों के बीच है, यानी कि आपका मस्तिष्क। आप बड़े बड़े घरों में या बंगलों में नहीं रहते, बल्कि आप अपने मन के इस 6 इंच के मकान में रहते हैं, लेकिन ये घर ही उतना ही साफ होना चाहिए।
अब हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जो रोज अपने विचारों की सफाई करने के लिए रोज ई उपवास रखता है। आज के दौर में आप इसे डिजिटल डिटॉक्स कह सकते हैं। मुलं काय म्हणली, पूर्वी आम्ही 7:30-8 वाजले की नाही सगळ्यांनी पहिल्यांदा आपल्या मला वाटतं नवराष्ट्राने पहिल्यांदा सगळ्यात आधी लोक म्हणतात फिर हमने हमारे गांव की सभी महिलाओं को एक मीटिंग बुलाई, उसमें ये बात रखी और कहा कि हम अगर ये थाम ले तो ये हो सकता है। सभी महिला ने ये थाम लिया कि हम सरपंच जैसे बोल रहे वैसे हम करने को तैयार है। तो इसी योजना से हमने क्या किया कि गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना टीवी और मोबाइल बंद रख के 1.5 घंटा बच्चों की पढ़ाई के लिए वक्त निकाला। पहले हम टीवी देखते हुए पढ़ाई करते थे, इसलिए हमारी बहुत गलतियां होती थी और अध्यापक हमें बहुत डांटते थे, हमें रोज डांट खानी पड़ती थी। पर अब ऐसा नहीं होता, हमारा पूरा ध्यान अब हमारी पढ़ाई में लग रहा है, सब पढ़ाई पूरी हो रही है। और दूसरा सायरन 8:30 बजे बजता है, 8:30 बजे सायरन बजता है, वो किसी को समझ में नहीं आता क्योंकि सब छात्र पढ़ाई में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको सायरन बजा हुआ नहीं समझ आता। और अब आज का सवाल, आपको ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का स्थापना दिवस है। आईटीबीपी भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। आईटीबीपी की बटालियन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन, तिब्बत, म्यांमार और भूटान के साथ लगी भारतीय सीमा की रक्षा करती है। 4 बटालियंस के साथ शुरू हुई आईटीबीपी में अब 62 बटालियंस हैं, जिनमें 89,432 सैनिक हैं। आईटीबीपी के जवानों ने माउंट एवरेस्ट समेत देश विदेश की 165 से अधिक चोटियों पर भारत का तिरंगा लहराया है। वर्ष 1945 में आज ही के दिन 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप तैयार करने की शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और इसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस उद्देश्य से किया गया था कि दोबारा इस तरह की जंग ना हो। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार की रक्षा और विश्व शांति है। और इस वक्त दुनिया के 195 देशों में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। होली सी और फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जर्वर देश हैं। दुनिया के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड की शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 1857 में इंग्लैंड में हुई थी। करीब 162 वर्ष पुराना शेफील्ड फुटबॉल क्लब आज भी सक्रिय है
वर्ष 2004 में इस क्लब को फीफा ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था और वर्ष 2007 में अपनी 150वीं वर्षगांठ पर इस क्लब ने एक मैच का आयोजन किया था जिसमें ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले मुख्य अतिथि थे। वर्ष 1914 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल का जन्म हुआ था। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की थी। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी। लक्ष्मी सहगल ने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व भी किया था। वर्ष 2013 में आज ही के दिन मशहूर गायक मन्ना डे का निधन हुआ था। मन्ना डे का असली नाम प्रबोध चंद्र डे था और वर्ष 1942 में उन्होंने फिल्म तमन्ना के लिए पहला गीत गाया और वर्ष 2013 तक करीब 3,500 गीतों को आवाज दी। आवारा, श्री 420, उपकार और आनंद उनकी कुछ प्रमुख फिल्में थीं। मन्ना डे ने फिल्म राम राज्य में कोरस के रूप में अपने स्वर दिए थे। इस फिल्म को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देखा था। उन्हें वर्ष 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1921 में आज ही के दिन मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का जन्म हुआ था। उन्होंने आम आदमी की आशाओं, जरूरतों, मुश्किलों और कमियों को एक कार्टून कैरेक्टर के जरिए बताने की कोशिश की जिसका नाम था द कॉमन मैन। गाइड जैसे मशहूर उपन्यास की रचना करने वाले R.K. नारायण R.K. लक्ष्मण के बड़े भाई थे। और आज विश्व पोलियो दिवस है। यह दिन आज इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज पोलियो वैक्सीन को तैयार करने वाले जोनास साक का जन्मदिन है। दुनिया भर में ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन के जरिए पोलियो के मामलों में 99% गिरावट आई है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत को मार्च 2014 में पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।